Assalamu alaikum to all of you. Second year Shaheed. जहां तक नेमिंग ऑफ IUPAC से रिलेटेड बात थी वहां पे गलतियां हो जाती हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा टेस्ट जिसमें थ्योरी मौजूद है, जिसके अंदर आपको लिखना है, जो आपका लर्निंग है, जिसके बारे में आप लोग आगे चलकर, मुझे पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे कि हम ऑर्गेनिक याद कैसे करें ना। मेरे लिए बहुत आसान था क्या पढ़ाना, इनऑर्गेनिक ऑनलाइन क्लासेस में। बिल्कुल, मैं सामने जो है वो बैठ के आपको क्या करना था, मुझे इनऑर्गेनिक में से बोलना था, बताना था ये नोट्स खोलें, फला नोट्स खोलें, इसे खोलें, इसे याद कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। लेकिन ऑर्गेनिक इसलिए पहले पढ़ाई के हमें नहीं पता कि आगे की सिचुएशन क्या है। चलो बच्चों को एटलीस्ट टाइम मिल जाएगा रिएक्शन प्रैक्टिस करने का, याद करने का। क्योंकि जो सीधी सीधी इनऑर्गेनिक की चीजें याद करने की ना, वो तो बच्चों को पता है। हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड याद करना है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड याद करना है। हम भी उसमें से आपको इम्पोर्टेंट के लिए गाइड कर देते हैं कि बेटा ये पार्ट उठाइएगा, ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा, और उसे समझा दिया जाता है। इस तरह एक एक रिएक्शन पे टाइम नहीं लगाया जाता। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मुझे नजर आई, बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड नजर आया। सही, इससे यकीन करें किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो खास तौर पे ना ही कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन क्या, ये जो मैंने कह दिया ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, यकीन करें जिस दिन आप लोगों का टेस्ट सेट किया, उस दिन जो है वो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आप साइक्लिक कंपाउंड के सीधे सीधे से स्ट्रक्चर्स के नेम्स नहीं दे पाए। सिर्फ मैंने उनको वर्टिकल लिखने के बजाय हॉरिजॉन्टल लिख दिया, तो उससे कोई स्ट्रक्चर नेम पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। जहाँ पे डिफरेंसेस लिखने हैं, सीधे सीधे डिफरेंसेस हैं, लिखते हुए भी बता दिया था बेटा एलिफेटिक एरोमेटिक में और फ्रैक्शनल और आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव में डिफरेंसेस आते हैं, वही दिया पेपर में। सबसे ज्यादा अफसोस जिस क्वेश्चन पर हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैंने लेक्चर में उस क्वेश्चन को लिखवाया था कि ये टेस्ट में या पेपर में आता है। दैट इज द ड्रॉइंग फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स। लिखा है क्लियरली, ये नहीं कहा डिस्कस, लिखा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल। फिर भी पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप बना बना के छोड़ दिए, वो भी गलत चला। और जिन बच्चों ने किया है, हाँ कुछ बच्चों के 15 से अबव मार्क्स आए हैं, दैट्स गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस पे मेहनत की है। लेकिन जिनके 9, 7, 6 सही अबव 10, अगर उनके 12 या 13 भी आए हैं, तब भी मैंने कंसिडर किया चलो मेहनत की है बच्चे ने और ऑनेस्टली काम किया। लेकिन बेटा इस तरह से मुश्किल हो जाएगी आगे चलकर, क्योंकि मैंने तो आगे चलकर सिवाय क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के और कुछ भी नहीं करना। ऑर्गेनिक में गेम ही यही है, उसी की प्रैक्टिस के लिए है। सीधा सीधा सवाल वहां पे कभी भी नहीं आएगा, और जो आते हैं उस पर आप मेहनत नहीं कर रहे। सीधा सीधा सवाल बताया था, C5H12 ऑक्सीजन के लिए ऑल पॉसिबल आइसोमर्स आते हैं ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, उसमें वो बच्चे कामयाब रहे जिन्होंने उसी वक्त वो बात सुनी थी, ड्रॉ किए थे और अपनी गलतियों को वहां पे उसी वक्त करेक्शन में ले आए थे, वो कामयाब है। तो छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती हैं, उससे कोई मसले वाली बात नहीं है कि किसी के 17 है या किसी के 16 है या किसी के 18 है, चलता है इतना। सही नहीं आए 100%, नेक्स्ट टाइम आ जाए। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पूरा पूरा ऑर्गेनिक का साइक्लिक का पार्ट नेमिंग का छोड़ दिया है और उसे कंसीडर ही नहीं किया। डिफरेंसेस छोड़ दिए हैं, उसे कंसीडर नहीं किया, और ड्रॉ की जगह पूरी पूरी डेफिनेशंस लिख कर दे दी हैं, पोजीशन की भी, फंक्शनल की भी। वहां तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो सेकेंड ईयर शहीद, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ऑर्गेनिक है। वरना आप लोगों की जो हालत है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हफ्ते में अगर 4 क्लासेस होती हैं तो 3 में ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी और 1 में इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी। सही, फिर मुझे बताइएगा कि एक साथ पढ़ना कैसा रहेगा। मैं करूंगी ये 2 हफ्ते काम, फिर मुझे अपना जो है वो फीडबैक दीजिएगा कि ये काम कैसा रहा। नाउ
हम बात कर रहे थे अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसमें से हमने एक पढ़ा था हेलोजेनेशन इन अल्केन, और आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 नाइट्रेशन इन अल्केन। नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। लेकिन नाइट्रेशन के लिए जो यहाँ पर आपको मैं कंडीशंस बताऊंगी, चाहे वो किसी में भी नाइट्रेशन होगा, जब भी वर्ड नाइट्रेशन हो, नाइट्रेशन इन बेंजीन हो, नाइट्रेशन इन अल्काइल हैलाइड हो, नाइट्रेशन इन फिनॉल हो, जब भी नाइट्रेशन होगा कंडीशन वही रहेगी, सिर्फ सेकंड मॉलिक्यूल यानी अल्केन, फिनॉल, बेंजीन ये चेंज होते रहेंगे। दैट मीन reaction during which hydrogen of alkene replaced by a nitro group in presence of sulfuric acid. Is called nitration in alkene.
जी बेटा, इज कॉल्ड नाइट्रेशन एंड अल्केन। तो यहां पर जनरल इक्वेशन RH अल्केन हमेशा नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3, लेकिन आप देखें मैंने उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अल्केन नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका कैटलिस्ट है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी रिमूवल ऑफ वाटर। इस पर होगा ये H एंड OH आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं रिमेनिंग पार्ट से RNO2। इसको आप कह सकते हैं अल्काइल नाइट्राइड। प्लस वाटर यहां से क्या होगा, एलिमिनेट। और आप देख रहे हैं कि वाटर कैसे एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन अल्केन से और OH नाइट्रिक एसिड से। और इसका IUPAC नेम बनेगा नाइट्रो अल्केन, दैट इज नाइट्रो अल्केन। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। मीथेन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी इक्वेशन कंप्लीट करें, और अगर इथेन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस। जी बेटा, फर्स्ट वन इक्वेशन, मीथेन से एक हाइड्रोजन और OH कंबाइन होके बना लेगा क्या, वाटर, प्लस बाकी जो सेकेंड प्रोडक्ट बनेगी विच इज CH3NO2। इसका नेम प्रेडिक्ट करेंगे तो नाइट्रोमीथेन बनेगा। सिमिलरली इथेन में से एक हाइड्रोजन OH के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा वाटर, और जो बाकी बचेगा वो आप यकीनन अपने प्रोडक्ट मैच कर सकते हैं, C2H5NO2, और इसका नेम क्या होगा, नाइट्रो इथेन। यहां तक अल्केन की केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बुक में से देखो, बुक में मीथेन के लिए आपको अलग नजर आएंगी, चाहे तो याद करके अपनी कॉपी में लिख लें। याद करें, मैंने अभी आपसे क्या कहा, याद करके अपनी कॉपी में लिख लें। मैंने आपसे ये नहीं कहा देख के वहां से कॉपी में लिख लें। नेक्स्ट, यूजेस। फर्स्ट 5 मेंबर्स, अल्केन के फर्स्ट 5 मेंबर्स यानी मीथेन से लेकर पेंटेन तक के फर्स्ट 5 मेंबर्स की बात कर रही हूँ। आप उनके यूजेस जो है वो अपने पास गूगल सर्च करेंगे और नोट करके लिखेंगे। जी मैंने कहा सर्च करेंगे और फिर लिखें।
तो इस तरह हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ अल्केन इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म होता है। हम आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये। अल्कीन्स आर सैचुरेटेड। जब मैंने कहा होगा सैचुरेटेड तो यकीनन वो बच्चे जो लिखने के साथ साथ अपने दिमाग को भी यूज कर रहे हैं उन्होंने फौरी तौर पे कहा होगा नो मिस दिस इज अनसैचुरेटेड, क्योंकि अल्कीन में ईन का मतलब ही क्या है? डबल बॉन्ड। Alkenes are unsaturated compounds in which double bonded carbon atoms are sp2 hybridized. Their characteristic reaction is addition reaction, their characteristic reaction is addition reaction. While journal formula is CnH2. For example, ethene, propene, etc. जिस तरह अल्कीन को पैराफिन्स कहा जाता था, इसी तरह अल्कीन्स को कॉमनली हम कहते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स इसलिए कहते हैं कि इसके जो इनिशियल मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑयल जैसी है। उनकी प्रॉपर्टीज ऑयल जैसी हैं या ऑयली टेक्सचर है। बेटा अभी तक अगर क्लास में बहुत आसान सी बातें चल रही थी, अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें स्टार्ट हो रही हैं आज की क्लास से। पहले भी आपने प्रिपरेशंस पढ़ी हैं, लेकिन ये प्रिपरेशंस थोड़ी सी हटकर हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बुक में कहीं नजर नहीं आती हैं, लेकिन उनको पूछा जाता है। तो हम जो सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे इथीन से रिलेटेड या अल्कीन से रिलेटेड या ईच मेंबर ऑफ अल्कीन से रिलेटेड, दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। यानी हर मेंबर के लिए ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस क्या होंगे? सेम। सबसे पहला मेथड, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हेडिंग के नाम से मतलब निकालना आपको अल्कीन में सिखाया था। तो डी मीन्स जब भी ये डी वर्ड आएगा ना ऑर्गेनिक में, तो आप समझ जाएंगे दैट इज रिमूवल। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर।
रिमूवल ऑफ वाटर। किस में से होगा ये डिहाइड्रेशन? अल्कोहल में से। और आप जानते हैं अल्कोहल किसे कहते हैं? जहां पर OH ग्रुप आ जाए यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आए। तो आप किसे बनाना चाह रहे हैं? अल्कीन को बनाना चाह रहे हैं। कौन सा मेथड आपने सीखा फर्स्ट? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए सबसे पहले तो आपको जर्नल इक्वेशन सीखना है। वो जर्नल इक्वेशन क्या है, चलिए जरा उस पर बात करें। अल्कोहल कम से कम 2 कार्बन का होना चाहिए। अल्कोहल कम से कम 2 कार्बन का होना चाहिए। 1 कार्बन वाले अल्कोहल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई मेरे इस पॉइंट का जवाब दे सकता है क्यों? हैंड रेज ऑप्शन यूज कर सकते हैं और मुझे जवाब दे सकते हैं। जी साम्या। बस क्योंकि इथेन जो है डबल बॉन्ड की जरूरत होती है, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में ही बनेगा। गुड। आज बहुत दिन बाद मैंने इस तरह से क्वेश्चन पूछा और आज भी सामिया ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। गुड बेटा। तो यहाँ पे 2 कार्बन लेने की वजह यह है, 1 कार्बन नहीं ले सकते, 1 कार्बन वाला कोई अल्कीन मौजूद नहीं होता। 2 कार्बन वाला अल्कोहल ये 2 से ज्यादा इसलिए जरूरी है ताकि डबल बॉन्ड बनाने में आसानी। इसके लिए हमें यहाँ जरूरत पड़ती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी केमिकल के लिए आपको ये वर्ड बताया था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो एजेंट जिसका काम ही क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए OH के बराबर में H दिखा दिया है, वरना ये जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है, ये यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है, लेकिन एडजेसेंट कार्बन पर ही हो, एक ही कार्बन पर मौजूद ना हो। तो क्या होगा? ये OH और H इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में और कंडीशंस यानी टेम्परेचर की मौजूदगी में यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाता है तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, जरा देखते हैं। ये 4 बॉन्ड बचे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड तो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। क्यों खत्म हो चुके हैं? क्योंकि यहाँ से वाटर जा चुका है। सही है ना? क्योंकि यहाँ पे वाटर बन चुका है, डिहाइड्रेशन हो गई। किस में से? अल्कोहल में से। अब ये दोनों बेचारे कार्बन क्या है? मजबूर है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और केमिकल नहीं है जो आकर अटैच हो जाए। तो फिर क्या होगा? यस, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे डालते हैं और उस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या बनता है? डबल बॉन्ड। क्या बनेगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड, एंड इट इज नोन एज अल्कीन। ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? अल्कीन। तो कैसे किया, जरा देखते हैं। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सही है, तो मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम रखूंगी और डिहाइड्रेटिंग एजेंट चेंज करती रहूंगी। सही। तो अब जरा देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। द एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल में क्या होगा? CH2 यहां रखा OH और यहां रखा H, दैट इज इथाइल अल्कोहल। और इस इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? इथेनॉल। इसके लिए फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट देखें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर फिक्स है बेटा, जो चीजें कह दूं ना फिक्स, उसको एज इट इज याद करना। इस पूरी कंडीशन पर यानी आप अल्कोहल को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना? हीटेड अल्कोहल कह लीजिए। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? OH और H को कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा देगा। तो बाकी क्या बचा? CH2। फिर क्या बचा? CH2।
तो फिर इन दोनों के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए एक और बॉन्ड बन जाएगा ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, और वाटर क्या हो जाएगा बेटे यहाँ से एलिमिनेट। तो इथेनॉल से क्या बना, ईथीन। और आप देख रहे हैं यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जी, सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है तमाम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। ये बात अपने जहन में बिठाइएगा। दिस इज फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट वन देखें। इस नेक्स्ट वन में भी मैं आपको यही लिख कर दूंगी, कोई नई बात नहीं है। मैंने इसी तरह से इथाइल अल्कोहल लिखा, इस बार डिहाइड्रेटिंग एजेंट बदल दूंगी क्योंकि बुक में 3 की एग्जाम्पल है, तो हम भी आपको 3 ही सिखाते हैं। हमें नहीं पता वो आपसे कौन सी इक्वेशन में कह दे, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन में क्या लिख कर दे दें एरो के ऊपर, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जरिए वो आपसे पूछे, तो आपको तीनों पता होने चाहिए। द सेकेंड वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड टेम्परेचर रेंज इज 350 डिग्री से 360 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा जहां जहां पर टेम्परेचर फिक्स बता रही हूँ कॉलम बना लीजिएगा, रिएक्शन कैटेगरी बना लीजिएगा, अपने पास शीट्स बनाना शुरू कर दें। उसके तरीके मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ते जाएंगे, ताकि आप उसे बनाते जाएं और याद करते जाएं। यहाँ इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम क्या है, सेम कंडीशन पर। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी यही है कि HNOH कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा, वाटर। प्रोडक्ट वही बनेगा, CH2, सिंगल बॉन्ड बनता है CH2। लेकिन ये दोनों कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ एक पाई बॉन्ड बना देते, पाई बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो वहां एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा क्या है और पाई क्या है, सिग्मा स्ट्रॉन्गर है और पाई क्या है, वीक है। ये सेकेंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की एग्जाम्पल। थर्ड वन सेम मैंने रखा CH2CH2। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं सीथाइल अल्कोहल के अलावा क्यों नहीं ली, क्या इसके अलावा कोई और अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, तो बिल्कुल करता है, लेकिन जब वो सिखाऊंगी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट को फिक्स कर दूंगी। फिलहाल तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको बताने का मकसद है। और यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट वन H3PO4, ये कपल कैटलिस्ट की फॉर्म में काम करता है। H3PO4 into Al2O3, टेम्परेचर रेंज इज 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस सिचुएशन में होगा क्या, बिल्कुल हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म pi bond in between these two carbon atoms and eliminate water, थर्ड वन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कपल फॉर्म में है, H3PO4 Al2O3। तीनों एग्जाम्पल में देखें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन तीनों में सबसे ज्यादा हम जो बात करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात अपने दिमाग में बिठाइएगा। अब मैं मैकेनिज्म भी उसी से रिलेटेड बताऊं, मैकेनिज्म कि आखिर ये रिमूवल ऑफ वाटर हो कैसे रहा है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म तीनों के साथ नहीं बताऊंगी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही बताऊंगी क्योंकि वो आपसे एग्जाम में बकायदा पूछा जाता है। How the removal of water is taking place in the presence of sulfuric acid from ethanol, give its mechanism। तो रिमूवल ऑफ वाटर कैसे निकलेगा यहां से हम जरा देखते हैं। स्टेप 1, इथाइल अल्कोहल, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है ये। फर्स्ट वन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए मैंने लिखा कैसे,
जी, सल्फ्यूरिक एसिड को जरा गौर से देखें मैंने कैसे लिखा। ये जो मैंने बड़ी आसानी से कहा कि वाटर वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ कैटलिस्ट नहीं है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ पाथवे प्रोवाइडर है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए वो किस तरह रिएक्शन को पाथवे प्रोवाइड करेगा। तो जरा गौर से देखें, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कैसे ब्रेक करके लिखा है। एक साइड पर H लिखा है, बाकी दूसरी साइड पर OSO3H लिखा है। H के ऊपर मैंने लगाया चार्ज पॉजिटिव और बाकी मैंने पूरे के ऊपर लगाया चार्ज नेगेटिव। ये जो मैंने OSO3H लिखा है बेटा, ये है HSO4 माइनस, जिसे आप बाइसल्फेट कह सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक है ना, सीधी सीधी बात तो करनी नहीं है, तो बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के किया जाता है। यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही किया। अब होता क्या है, ये H इस OH को अट्रैक्ट करता है और क्या बना लेता है, वाटर। ओके, फिर यहाँ पे क्या बाकी बचा, CH2 CH2। एक CH2 के साथ तो हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन ये जो बेचारा दूसरा CH2 होता है ना, इसकी जगह खाली हो जाती है, तो इसको OSO3H कहता है, परेशान ना हो, मैं आके अटैक हो जाऊंगा। अगर OH नेगेटिव था तो मैं भी तो नेगेटिव हूं। इस तरह एक प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। याद रहे अभी मेरी सारी की सारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट पर है ना, वो कैसे काम कर रहा है, कॉमन वन कौन सा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए हमारी डिस्कशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हम कांस्टेंट कर देंगे और हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। ये बना डी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आपको याद है ना सिमेट्री और एसिमेट्री, इसको अगर मैं इस बॉन्ड से ब्रेक करूं, क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं मिस, एक साइड पर H है और एक साइड पर इतना नंबर ऑफ एटम्स का जमेगा फिर है। एक साइड पर सिर्फ एक एटम अटैच है, एक साइड पर 3 4 5 6 एटम अटैच है। तो ये बैलेंस रहेगा या अनबैलेंस, ये स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल, ये बना रहेगा या ये टूट कर अपने आप को जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में लाना चाहिए। इन सारी बातों का जवाब है जी बिल्कुल, ये अपने आप को, ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहिए। तो इसका मतलब स्टेप 2। स्टेप 2 देखें, इस स्टेप 2 में क्या होगा, CH2 CH2 OSO3H और H। सही है, कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही टेम्परेचर है जो हमने इसे प्रोवाइड किया हुआ, जो हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसे कहा। ये क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए। ये स्टेबल करने के लिए OSO3H कहता है अच्छा सही है, मैं तुम्हें स्टेबल करूंगा, लेकिन मुझे एक हाइड्रोजन दे दो। कहता भाई ले जा भाई यहाँ से हाइड्रोजन, लेकिन मेरे मॉलिक्यूल को स्टेबल कर। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OSO3H को अगर एक हाइड्रोजन दोबारा से मिल जाए तो ये क्या बना, H2SO4। आप कैटलिस्ट उसी को मानते हैं ना जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, है ना। आप कैटलिस्ट उसी को मानते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, कंज्यूम ना हो। तो आप देख लें सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आपने इन्वॉल्व करवाया था, लेकिन आप एक मॉलिक्यूल वहां पे दोबारा ले भी आए, यानी उसने सिर्फ पाथवे प्रोवाइड किया, उसने सिर्फ हमारी हेल्प की कि भाई रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो सकता है। और इस तरह आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से बनता है इथीन। तो ये जो मैंने एक स्टेप में लिखा है ना, ये रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सिंगल स्टेप में, इसके पीछे वो मैकेनिज्म है जो मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन मैकेनिज्म हम तब तक नहीं लिखते हैं जब तक वो हमसे मांगे नहीं, सही ना। फजूल में हम अपने आप को मुश्किल में नहीं डालते, लेकिन मैकेनिज्म होता क्या है, एटलीस्ट ये आपको जरूर पता हो कि हाउ सल्फ्यूरिक एसिड वर्क्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल। दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलें भाई अब आते हैं आगे।
इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को हमने परमानेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना, लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रीज में आसानी से अवेलेबल है, बाकी चीजें मिले ना मिले लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जरूर मिल जाता है। और हीटिंग तो आपको पता है आराम से मिल जाता है। एक अलग बात है कि पाकिस्तान में नहीं मिल सकता क्योंकि पाकिस्तान में सुई गैस है नहीं, है ना, सारे ममालिक में होंगी लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। आजकल पूरे जो है वो शहर में इसी का रोया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार मैंने इथाइल अल्कोहल की जान छोड़ दी और मैंने लिखा प्रोपाइल अल्कोहल। सही, इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। अगर मैं इसे लिखूं तो दैट इज आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर मैं इसको मजीद IUPAC पैटर्न पे लिखूं, टू ड्रॉप इन ऑयल। सही है, इसमें से डिहाइड्रेशन करवानी, तो इसकी डिहाइड्रेशन के लिए कोई नई बात नहीं, आपने यहाँ पे लिखा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इस पे टेम्परेचर भी लिख दिया। अब इसका मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, मैकेनिज्म सिर्फ एक ही बार समझाने के लिए था। गौर से और ध्यान से मेरी बात सुनो, वहां 2 कार्बन थे ना इथाइल अल्कोहल में, एक कार्बन OH दे देता है, एक कार्बन H दे देता है, बात खत्म हो गई। यहां आ गए 3 कार्बन, तो ये जो सेकंड 1 कार्बन है ये तो हमें पता है कि OH दे देगा, लेकिन 1 और 3 कार्बन के दरमियान एक सर्द जंग जारी है। यस, लड़ाई शुरू हो गई, हाइड्रोजन मुझ में से जाएगा, हाइड्रोजन मुझ में से जाएगा। इस लड़ाई को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं किसके पास हाइड्रोजन कम है। फॉर्चुनेट सिचुएशन देखें, दोनों के पास हाइड्रोजन क्या है? इक्वल है। फर्स्ट कार्बन के पास भी 3 है और थर्ड कार्बन के पास भी 3 है, तो इसका मतलब ये मसला इतना गंभीर नहीं। हम कहते हैं भाई फर्स्ट 1 आप ही दे दो, आप पहले हो ना तो पहले आप। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन ले लूं तो यहाँ बाकी क्या बचेगा? CH2।
तो इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से फर्स्ट वन से फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, तो बाकी बचता है CH2, फिर बचता है CH और फिर बचता है CH3। इन तीनों को बॉन्ड के जरिए हमने कनेक्ट किया और दो फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स की वैलेंसी को कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ लगाया पाई बॉन्ड। रिमूवल ऑफ वाटर हमने H2O की फॉर्म में यहाँ पर शो कर दिया, जो कंपाउंड बना विच इज प्रोपीन। सवाल ये है कि अगर मैं फर्स्ट के बजाय थर्ड में से अगर थर्ड कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करती तो क्या फर्क पड़ता? CH3 CH CH2, तो पाई बॉन्ड यहां पर बन रहा होता, तब भी इसके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर हाल में क्या रहता? प्रोपीन। ये कोई 2 प्रोपीन ना हो जाता, ये अभी भी प्रोपीन है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? अगर OH के एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, ये है पॉइंट, इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा वेट किया कि अजान कंप्लीट हो जाए। अगर OH के एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी इक्वल हो, अगर OH जिस कार्बन पर अटैच है और उसके एडजेसेंट यानी बराबर वाले कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी इक्वल हो, तो आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन ले सकते हैं। सही, तो आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन ले सकते हैं। इस बात को जो बच्चा समझ लेगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। दैट इज OH, और इस रिएक्शन को आपने करवाना है कंप्लीट। सही, और इसे कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में बैठिएगा। सही, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।